हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है 12th के स्थिर वैद्युति के इस सीरीज में। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे कि कूलम का नियम क्या है। कूलम के नियम से आप क्या समझते हो, और कूलम के नियम जो है आपका दो आवेशों के बीच के परिमाण को बताता है। बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में हम उस टॉपिक को समझे थे। आज जो है हम लोग समझने वाले हैं इस पार्ट 6 का वीडियो लेकर के, 7 वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक कोटेशन जो कि आपके लिए बहुत ही दमदार है। इसको लाओगे अपने लाइफ में, ठीक है? तो कोटेशन इस प्रकार है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू, धन्यवाद। इस कोटेशन को अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे और कोटेशन के साथ साथ हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझोगे, देखोगे, और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें। पार्ट 1 से लेके अभी तक जितने वीडियो अपलोड हुए हैं उस वीडियो को एक एक करके देखने का प्रयास करोगे, ताकि ये टॉपिक जो है बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाए, ठीक है? अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखते हो तो समझो कि आपका फिजिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। किसी में इतना दम नहीं जो इस कंसेप्ट को काट दे, ठीक है? तो सभी विद्यार्थियों से यही आग्रह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है स्थिर वैद्युति के इस सीरीज में, टॉपिक का नाम है कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। शुरू करते हैं अगला टॉपिक, कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। यानी कि वेक्टर फॉर्म में हमको कूलम्ब बल को देखना है, ठीक है? यह टॉपिक शुरू करने से पहले आपको जानना होगा, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे कि कूलम्ब बल क्या होता है। तो कूलम्ब बल का जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे वो क्या था, एक बराबर K Q1 Q2 बटा R²। ये आपको कूलम्ब बल को बताता है। तो कूलम्ब बल क्या था, बहुत आसानी से हम लोग देखे थे कि दो आवेश है, दो बिंदु आवेश है, और वो दोनों बिंदु आवेश जो होते हैं दोनों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी, यानी Q1 Q2 दो बिंदु आवेश लिए थे, और ये जो बिंदु आवेश थे वो किसी बिंदु पर स्थित था जिनकी दूरी क्या थी, R थी, और ये दोनों आवेशों पर लगने वाले जो बल थे उस बल को हम लोग क्या बोले थे, कूलम्ब का बल बोले थे, ठीक है? उस बल के जानने के बाद उस बल को ही हम लोग आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदिश रूप में, यानी वेक्टर फॉर्म में, कि कूलम्ब बल को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? जैसे मान लिया जाए कि आपका ये एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस ले लूं, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है? इस एक्सिस पर दो आवेश, दो समान आवेश को लेता हूं, तो दो समान आवेश यहां पे ले लूं। पहला जो आवेश है वो आवेश आपका Q1, दूसरा का जो आवेश है ये आवेश क्या है, Q2 है, ठीक है? और ये आवेश जो है ये मूल बिंदु से कुछ दूरी पर होगा। तो मूल बिंदु क्या मान लेना है, वो मान लेना है ये आपका मूल बिंदु है, यानी कि मूल बिंदु से Q1 की जो दूरी है वो क्या हम लोग मानना है, मूल बिंदु से Q1 की जो दूरी है वो दूरी को हम लोग R1 वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है? उसी प्रकार Q2 का जो दूरी है मूल बिंदु से, इसको हम लोग को क्या मानना है, इस बिंदु को मान लेते हैं R2 वेक्टर, यानी कि मूल बिंदु से Q2 की दूरी कितना है, R2 वेक्टर, ठीक है? अब यहां से मूल बिंदु से Q1 की दूरी, जिसको हम लोग ये एरो द्वारा सूचित कर दिए, इसको मैंने ये एरो द्वारा सूचित किया, यानी कि ये इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके सापेक्ष इनकी दूरी,
इनके सापेक्ष इनकी दूरी, यानी दोनों मिल बिंदु से R1 और R2 दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि दो समान चार्ज हैं और ये दो समान चार्ज अगर होंगे तो अगर यहां से एक हम लोग लाइन खींचे तो ये लाइन खींचने के बाद आपका जो एरो होगा, मान लो कि Q2 से Q1 के बीच जो बल्ले लगने वाला है इधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो Q1 से Q2 यानी Q1 के सापेक्ष Q2 की दूरी मान क्या लेना है, 1R12 वेक्टर। ठीक है, फिर हम लोग Q1 के सापेक्ष Q2 की जो दूरी है उसको मान लेते हैं, यहां से एक और लाइन खींचते हैं। या अब यहाँ बहुत आसानी से इस चीज को आप समझ सकते हैं, जिनकी दूरी हम लोग मान लेंगे R21 वेक्टर, यानी 1 के सापेक्ष 2 की दूरी, 2 के सापेक्ष 1 की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये Q1 और Q2 जो दिए दिख रहा है, Q1 और Q2 जो है एक दूसरे से बल लगा है। अब यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है ये जानना है। यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, तो यहाँ से देखने को यही मिल रहा है कि जब दो समान चार्ज अगर एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो वो बल कैसा लग रहा है, जस्ट लाइक रिपल्सन बल। ये इधर की ओर बल लगा रहा है, यानी कि ये जो बल लगा रहा है वो कौन सा बल लगा रहा है, F21, यानी कि 2 के सापेक्ष 1 पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे लिख लेंगे F21 बल। अब इसके सापेक्ष इस पर जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा क्या बल लगेगा, F12 वेक्टर। स्वाभाविक है कि Q1 और Q2 समान चार्ज है, समान चार्ज में प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो जब ये इधर की ओर बल लगाएगा तो ये इधर की ओर ठेलेगा, ये इधर की ओर लगाएगा तो ये इधर की ओर जाएगा, यानी दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टॉपिक को हम लिखते हैं कि R1 क्या है, R2 क्या है, और ये F12 क्या है, F21 क्या है, R21 क्या है, ये क्या है, और सब इक्वेशन मिला करके यहाँ पे क्या हमको रिप्रेजेंट होता है, क्या हमको दिखता है, ये बहुत आसानी से हम लोग जानेंगे। फिर से एक बार फिगर को समझते हैं कि हमको एक्चुअली क्या करना है, सदिश निरूपण करना है कूलम्ब बल का। कूलम्ब बल क्या होता है कि आवेशों के बीच लगने वाले बल। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल यानी कि आवेश कैसा है ये आपको जानना होगा। आवेश कैसा है, तो अगर समान आवेश होंगे तो उस पर रिपल्सन का बल लगेगा, असमान आवेश अगर एक दूसरे से बल लगाते होंगे तो आकर्षण का बल लग रहा है। तो यहाँ पे उदाहरण क्या लिया मैंने, समान आवेश तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये R1 जो है वो R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 वेक्टर बराबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R1 जो वेक्टर डिपेंड कर रहा है वो Q1 की स्थिति को बता रहा है। R1 जो है मूल बिंदु से क्या बता रहा है, दूरी को बता रहा है। तो हम लोग लिखेंगे R1 जो है Q1 आवेश की स्थिति को बता रहा है, यानी कि इनके पोजीशन को बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। R2 वेक्टर जो है वो क्या बता रहा है, तो R2 जो है Q2 आवेश की स्थिति को बता रहा है, मूल बिंदु से इनकी दूरी बता रहा है, आवेश की स्थिति को बता रहा है, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि R1 और R2 जो है दोनों Q1 और Q2 चार्ज की स्थिति को बता रहा है ना। इसके बाद आता है कि ये Q1 द्वारा Q2 पर बल, Q2 द्वारा Q1 पर बल जो लग रहा है वो कैसा बल लग रहा है, यानी कि Q1 की स्थिति जो है Q2 के सापेक्ष लग रहा है। अगर यहाँ पे पूछेंगे कि R12 वेक्टर क्या दिखा रहा है, तो Q1 आवेश द्वारा Q2 के आवेश द्वारा Q1 आवेश का Q2 के सापेक्ष बल, ठीक है, यानी Q1 आवेश का Q2 के सापेक्ष बल लग रहा है। अब अगला सवाल है कि R21 वेक्टर क्या दिखा रहा है, तो यहां लिखेंगे Q2 आवेश का Q1 के सापेक्ष जो है वो बल लग रहा है, सापेक्ष बल लग लीजिए, ठीक है। यानी कि R21 क्या दिखा रहा है, Q1 Q2 के सापेक्ष बल लग रहा है और Q2 Q1 के सापेक्ष बल रहा है। ये इस पर लगा रहा है और ये इस पर लगा रहा है, और दोनों जब समान है तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन बल, यानी कि ये इधर की ओर लगाएगा और ये इधर की ओर लगाएगा। क्लियर है।
अब सवाल ये उठता है कि ये जो बल लग रहा है तो ये F21 क्या दिखा रहा है, F12 क्या दिखा रहा है, ये तो जानना होगा ना। लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक 11th में पढ़े होंगे सदिश, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या बताता है, एकांक सदिश बताता है किसी भी वेक्टर के पोजीशन को बताता है। यानी कि यहाँ पे एकांक सदिश जो है आपको R1 वेक्टर का एकांक सदिश अगर लिख दें, जिसको हम लोग R1 कैप लिखते हैं, कैप द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अगर R1 कैप की बात बोले या R12 कैप की बात बोले तो ये क्या दिखा रहा है, R12 कैप, यानी कि R12 ये क्या दिखा रहा है, R12 किसके सापेक्ष लग रहा है, Q1 द्वारा Q2 के सापेक्ष, Q2 द्वारा Q1 के सापेक्ष बल लग रहा है। यानी कि एक दिखा रहा है 1-2 का सापेक्ष और एक दिखा रहा है 2-1 के सापेक्ष लगने वाला बल। तो यहाँ पे अगर हम लोग R1 कैप दिखाएं तो ये किसके सापेक्ष बल लग रहा है, तो ये जो बल लग रहा है R किसके बल, R21 के सापेक्ष लग रहा है। यानी कि ये इस पर लगा रहा है और ये इस पर लगा रहा है। तो एकांक सदिश के रूप में क्या लिखेंगे, एकांक सदिश के रूप में लिखेंगे यह जो है एकांक सदिश है और एकांक सदिश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो R12 कैप है वो R12 कैप किसके सापेक्ष बल लगा रहा है। R12 जो है ये R12 कैप किसको दिखा रहा है, किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यहाँ सिंपल वे में यहाँ पे लिखोगे R12 एकांक जो है R12 वेक्टर को दिखा रहा है, यानी कि R12 वेक्टर के दिशा को दिखा रहा है, उसके पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। सवाल उठता है कि अगला स्टेप में अगर R21 कैप की बात बोले, R21 तो R21 कैप किसको बता रहा है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या बताता है, स्थिति सदिश को बताता है। स्थिति सदिश किसका दिखा रहा है, तो R21 को दिखा रहा है। वेरी इजी, जैसे R12 किसके दिखा रहा है, R12 वेक्टर को दिखा रहा है, तो R21 कैप किसको दिखाएगा, तो R21 वेक्टर के एकांक सदिश यानी इसकी स्थिति को दिखा रहा है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे सवाल पूछता है कि इसके द्वारा जो बल लग रहा है तो यानी कि परिमाण को दिखाने के बाद उसके दिशा को दिखाना है। यानी कि सदिश रूप क्या दिखाता है, परिमाण और दिशा दोनों को दिखाता है। तो कूलम्ब बल क्या दिखाता है, परिमाण को दिखाता है, दिशा को तो नहीं दिखा रहा है। तो सदिश निरूपण इसलिए किया जाता है कि ये जो चार्ज दिया है किसी भी एक्सिस पर अगर चार्ज बल लगा रहे हैं तो वो किधर है, किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, यानी कि वेक्टर यही बताता है कि परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए, ये आपको दिखाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बल जो लग रहा है Q1 के सापेक्ष Q2 पर, Q2 के सापेक्ष Q1 पर, तो F12 जो है वो किस पर बल लगा रहा है, F21 जो है किस पर बल लगा रहा है, ये चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि F12 वेक्टर जो है Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष बल लग रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे Q2 आवेश का Q1 आवेश पर बल है, ठीक है, ये लगा रहा है इस पर। अगला जो है F21 वेक्टर जो होगा वो Q1 आवेश जो है Q2 आवेश पर बल लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा है सामने कि ये जो है इस पर बल लगा रहा है और ये जो है इस पर लगा रहा है, दोनों आवेश सेम है। तो इनकी दिशा किधर है, एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर से एक बार समझो, Q1 Q2 दो आवेश, समान आवेश किसी एक्सिस पर रखा हुआ है मूल बिंदु पर, जिसकी दूरी R1 है, जिसकी दूरी R2 है, और ये दोनों जो है परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताना है, यानी सदिश निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग Q1 और Q2 की स्थिति को मिला, ये इस पर बल लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, तो दोनों लगने यानी दोनों के द्वारा लगने वाला जो बल हो गया वो कैसा बल हो गया, प्रतिकर्षण बल। दोनों का दिशा विपरीत है, तो ये किस नियम को पालन करता है, वेरी इजी, ये किस नियम को पालन करता है, दोनों का डायरेक्शन दिशा अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ नहीं है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या दिखाता है, गति के तृतीय नियम को दिखाता है, ठीक है। ये परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा क्या होता है, विपरीत होते हैं, क्रिया के बीच विपरीत प्रतिक्रिया,
न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों को, यहाँ पे अगर हम 1-2 के सापेक्ष अगर हम लोग यहाँ कूलम्ब बल को निकालें और F21 के सापेक्ष अगर कूलम्ब बल निकालें, तो आप लोग इस इक्वेशन को अभी जस्ट देखिए कि F12 पर लगने वाले जो कूलम्ब बल होंगे वो क्या लगेंगे। कूलम्ब बल क्या है आपका, ये पढ़े थे हम लोग, कूलम्ब बल है F12 के सापेक्ष लगा, तो इसका परिमाण क्या होगा, Q1 Q2 बटा R²। फिर से एक बार, F12 वेक्टर बराबर क्या होगा, परिमाण ये होगा। अब यहाँ पे F12 का दिशा की बात करें, इसका दिशा क्या होगा, वेरी इजी। अगर 1F2 किसको दिखा रहा है, 1F2 यानी 1F2 Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल है, तो 1F2 किसको दिखा रहा है, R12 कैप को दिखा रहा है, जो एकांक सदिश है। ये किसका दूरी है, R12 को दिखा रहा है, R12 द्वारा बल लगने वाला दिश है, तो दिश को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, R12 कैप के द्वारा। कैप क्या दिखाता है, दिशा को दिखाता है, तो यहाँ पे दिशा को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R12 कैप। ठीक है, अगला जो बल लगने वाला है वो है आपका F वेक्टर 21 यानी कि 1 के सापेक्ष 2 पर लगने वाला बल। तो इसका परिमाण क्या होगा, तो इसका जो परिमाण होगा K इंटू परिमाण सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। F21 है, तो इस पर लगने वाला बल R21 इसको दिखा रहा है, तो ये किसको दिखा रहा है, वेरी इजी, ये दिखा रहा है R21 को दिखा रहा है। R21 क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेरी इजी, इसका जो डायरेक्शन होगा वो R21 कैप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे R12 कैप और R21 कैप, सोचने वाली बात है, दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए, समीकरण इसको फर्स्ट मान लो और ये समीकरण सेकेंड मान लो, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से दोनों को हम लोग मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो आएगा, अब इसका मान जो है R12 का मान किसमें रखना है, समीकरण फर्स्ट में। R12 का मान क्या है आपका 12 है, देखिएगा समीकरण फर्स्ट में R12 का कैप का मान रखने पर, मान रखिए R12 का मान रखिएगा, तो यहां पे दिख रहा है कि ये जो है इस पर बल लगा रहा है और ये इस पर लगा रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है इसका जो मान होगा, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं, तो यहां पर जब मान रखिएगा तो यहां पर जो मान होगा वो F12 वेक्टर जो होगा K इंटू Q1 Q2 बटा R² माइनस में चला जाएगा R21 कैप का। ठीक है, फिर से एक बार समझिए इस चीज को, R12 कैप इसलिए आएगा क्योंकि ये बल इस पर लगा रहा है और ये बल इस पर लगा रहा है, यानी कि ये जो है इस चीज को दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो है इस चीज को दिखा रहा है, दोनों सेम है, क्रिया के बीच विपरीत प्रतिक्रिया बल लग रहा है प्रतिकर्षण का, तो यहाँ पे निगेटिव साइन ये दिखाता है ये दोनों प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है। क्या दिखा रहा है, प्रतिकर्षण का बल दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर दोनों पर लगने वाला जो बल होगा, दोनों क्या हो जाएगा, वेरी इजी, समीकरण से स्पष्ट है कि दोनों पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो F12 वेक्टर जो होगा वो माइनस F21 वेक्टर है। क्यों, क्योंकि 1-2 का मान रख दिए R21 पर, तो R21 किसके लिए यूज हो रहा है, तो F21 के लिए यूज हो रहा है, तो यानी कि क्रिया के बीच विपरीत प्रतिक्रिया, दोनों पर विपरीत बल लग रहा है, तो यहाँ पे F12 वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा माइनस F21 वेक्टर का। तो ये जो समीकरण आपको दिखा, इस समीकरण से यह स्पष्ट लगता है यह जो है अतः यह कूलॉम का नियम गति के तीसरा नियम पर
आधारित है, यानी कूलम्ब का नियम जो है गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, बहुत इजी है दोस्त, आसानी से समझोगे, एक एक करके समझोगे। शुरू से चलते हैं फिर से एक बार। मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्चुअली हम लोग कूलम्ब बल को देख रहे हैं, तो कूलम्ब बल आपको बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। Q1 Q2 आवेश कैसा ये नहीं बताता है, आवेश कुछ भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। ये जो है आपको बल को दिखाता है, ये दोनों r दूरी पर है, r दूरी पर है। अब ये समान होंगे तो रिपल्सन का बल लगेगा, ये इधर की ओर बल लगाएगा, ये इधर की ओर बल लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि Q1 जो है इस पर लगा रहा है और ये इस पर लगा रहा है, तो इसके द्वारा बल इधर की ओर, इसके द्वारा लगा बल इधर की ओर, तो यानी कि दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस मूल बिंदु से Q1 और Q2 कुछ दूरी पर रखा हुआ है, वो दूरी क्या है? r1 वेक्टर, Q2 क्या रखा है? r2 वेक्टर। ये दोनों को मूल बिंदु से मिला दिए, मिलाने के बाद ये वेक्टर इस पर बल लगा रहा है, ये आवेश इस पर बल लगा रहा है, ये आवेश इस पर बल लगा रहा है। अब इसके द्वारा लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने वाला बल, यानी कि r1 जो वेक्टर दिखा रहा है वो Q1 आवेश की स्थिति को दिखा रहा है, r2 जो दिखा रहा है Q2 आवेश की स्थिति को दिखा रहा है, r12 जो दिखा रहा है वो Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष बल लग रहा है, r12 जो दिखा रहा है वो Q2 आवेश का Q1 के आवेश सापेक्ष बल दिखा रहा है। इस पर जो बल लग रहा है वो विपरीत लग रहा है, यानी कि F12 द्वारा Q2 का Q1 पर बल और F21 द्वारा Q1 द्वारा Q2 पर बल को दिखा रहा है, यानी कि दोनों विपरीत होगा, न्यूटन के तृतीय नियम को बता रहा है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो बल था कूलम्ब बल से हम लोग इस चीज को देखते हैं, इसे परिणाम है। ये परिमाण के हम लोग ये दिशा को दिखा रहे हैं, ये दिशा क्या है? एकांक सदिश है, ये इसके स्थिति को दिखा रहा है। r21 किसके दिखा रहा है? r212 एकांक सदिश को दिखा रहा है। दोनों स्थिति को यानी फर्स्ट और सेकंड समीकरण को मिलाने के बाद आपका जो इक्वेशन बना ये बना, इस पर जो एक निगेटिव साइन आया, निगेटिव साइन आने के बाद आपका स्थिति ये आया, यानी कि वह F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर, निगेटिव साइन F12 द्वारा लगने वाला बल, F21 द्वारा लगने वाला बल, दोनों जो है अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, ये था आपका कूलम्ब का सदिश निरूपण, जो कि हम लोग बहुत आसानी से इजी वे में इस चीज को समझे हैं, और इसको बारी बारी से एक एक करके हर एक पॉइंट को समझो, पूरा का पूरा समझ में आएगा। दिस इज माय चैलेंज। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका मनीष मिश्रा नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएगा, वो काफी दमदार टॉपिक होगा, वो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखने वाले हैं। लेकिन भाइयों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, लाइक करना ना बोलो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।